हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बार्क के लिए, आपके आईआईटी एग्जाम के लिए, सीईटी पीजी के लिए, सीएसआर नेट के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें से हम माइक्रोब्स के ऊपर, वायरसेस के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा। आपको एक सेल्फ असेसमेंट, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा कि आपके कौन सा पॉइंट क्लियर है, कौन सा पॉइंट आपका थोड़ा सा वीक है, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिख लेना है जितने भी आपके आंसर्स हैं। आपको इस वीडियो को पॉज करके आपका जो भी आंसर है वो आपकी नोटबुक में लिखना है, बाद में मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक वायरस क्या किया है, आइसोलेट किया है। एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा बढ़ाती हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है। वायरस क्या किया है, हमने आइसोलेट किया है फ्रॉम मैमेलियन सेल्स, यानी कि एक मैमेलियन सेल से हमने एक वायरस को आइसोलेट किया। उसने क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई है, वो रिप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में, यानी कि वायरस के मैमल के न्यूक्लियस में वो क्या कर रहा है, वायरस रिप्लिकेट कर रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज नहीं कर रहा है, और जीनोम उसका क्या है, लीनियर है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा वायरस हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, आपके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर आएगा सी, पैरोवेरिडी। पैरोवेरिडी क्यों? क्योंकि जो ये है, यही क्या है, एक जीनोम, इसका जीनोम लीनियर भी है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है। ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये न्यूक्लियस में क्या करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप देखोगे तो जो हर्प्स वायरस है हमारा यहाँ पे, ये भी क्या है, डीएस डीएनए ही है, लेकिन डीएसडीएनए है, लेकिन ये सिंगुलर और ये लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। जो पॉक्सीवायरिडी है ये क्या है, ऑब्वियसली ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्लस ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में। आप ये लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ आप ये लिख सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। जो हर्प वायरस है वो क्या है, डीएसडीएनए है। जो पॉक्सीवायरिडी है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है जैसे हमें चाहिए था, लेकिन क्या है, साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट करता है। और रेट्रोवायरिडी नाम में ही पता है यहाँ पे क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें ये बताना है कि विच कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई ट्रिपोनेरा पैलेडियम इज डिफिकल्ट टू कल्टिवेट इन विट्रो। यानी कि ट्रिपोना पैलेडियम ये क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे हम विट्रो का कल्टिवेट नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा जिंदा होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो बताना है कि क्यों ऐसी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी ऐसी क्या है जो इसे एक जिंदा होस्ट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का एब्सेंस है और रैपिड एंटीजेनिक वेरिएशन होता है, जी नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन का होना ना होना और जो होस्ट का चाहिए होस्ट का प्रेजेंस होना ना होना, इसका कोई भी रिलेशन एज सच नहीं है, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर नेचर है इसका, एंड लैक ऑफ राइबोसोम्स, ये भी नहीं है, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन फॉर्म ही नहीं करेगा। राइबोसोम का होना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के राइबोसोम में जाके प्रोटीन प्रिपेयर करो, नहीं, आपका खुद का राइबोसोम होना चाहिए। उसका आंसर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एंडोटॉक्सिन प्रोडक्शन है, नहीं। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म मतलब वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक है और जो इन विट्रो प्रिपेयर, मतलब इन विट्रो उसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। आंसर आएगा इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, ये मॉर्फोलॉजी क्या है, इन विट्रो स्पिरिट, जो स्पाइरोशियल मॉर्फोलॉजी है वो हम क्या कहते, वो हम इन विट्रो कल्टीवेट नहीं कर सकते, उन्हें वो मतलब एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये होस्ट के मेटाबोलाइट्स पे जिंदा रहता है। यानी कि जो मेटाबोलाइट्स होस्ट के बॉडी में प्रिपेयर होते हैं उनकी जरूरत उसे पड़ती है। ऑब्वियसली ये हम इन विट्रो तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसी की वजह से क्या होता है, ट्रिपोनेरा पैलेडियम हमेशा एक जिंदा होस्ट में ही कल्टीवेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या बताना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जो करेक्टली क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है किसे, हेटेरोसिस्ट बियरिंग साइनोबैक्टीरिया एंड नॉन हेटेरोसिस्ट फॉर्म्स। यानी कि हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक हेटेरोसिस्ट है और जिनमें हेटेरोसिस्ट नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सच्चा बता रहा है कि क्यों ऐसे दो फॉर्म्स है, ऑब्वियसली क्या उनमें डिफरेंस है। ऑब्वियसली जिन्हें पता होगा हेटेरोसिस्ट का फंक्शन वो फटाक से आंसर दे देंगे। हेटेरोसिस्ट का फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, अलाउडेड नहीं होता, यानी ऑक्सीजन जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है
ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें क्या किसकी जरूरत है, नाइट्रोजनेज एंजाइम की जरूरत है। और ये एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन को सेंसिटिव है, तो ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को हमेशा दूर रखना पड़ता है। उन्हें स्पेशली किस सेपरेटेड किया जाता है, किससे, हेटेरोसिस्ट में, फ्रॉम ऑक्सीजन इवोल्यूशन। इसीलिए जो हेटेरोसिस्ट बियरिंग साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो फिक्सेशन नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मेक्स एस्चेरिशिया कोलाई अ सुपीरियर इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटामिनेशन कंपेयर टू स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। यानी कि क्या स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज भी हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, और जो एस्चेरिशिया कोलाई है वो भी हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो एस्चेरिशिया कोलाई में ऐसा क्या है जो हम इसे, अगर इसके कंटामिनेशन से हम कहते हैं कि एक फिशर बोल रही हूँ हमेशा, फीकल कंटामिनेशन हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस है, तो हम ये नहीं कंसिडर करते कि वो फीकल कंटामिनेशन हो चुका है। तो ऐसा क्या रीजन है, एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर्स, नहीं, एस्चेरिशिया कोलाई स्पोर्स फॉर्म नहीं करता है, ई कोलाई स्पोर्स फॉर्म नहीं करता है, शॉर्ट एनवायरमेंटल परसिस्टेंट रिलेटिव टू पैथोजेंस, जी नहीं, अच्छा खासा रह सकता है, शॉर्ट एनवायरमेंटल परसिस्टेंट तो है ही नहीं उसमें, प्रेजेंस इन सॉइल एंड वाटर इंडिपेंडेंट टू फीसिस, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वो हमेशा क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। अगर वो सॉइल में वाटर में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि कंटामिनेशन हो चुका है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर रेजिस्टेंट टू क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन होने के बाद भी अगर आप में उसे एस्चेरिशिया कोलाई मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि फीकल कंटामिनेशन हो चुका है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज जो है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गए, बाकी के स्पीशीज जो भी है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, क्लोरिनेशन से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत बार एस्चेरिशिया कोलाई क्या होता है, बच जाता है। और अगर ये बच गया तो हम कह सकते हैं कि उस वाटर में पहले क्या हो चुका था, फीकल कंटामिनेशन हो चुका था। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का है। ये बहुत बार गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। गेट तो एग्जाम अभी हो गई, लेकिन बार्क में ऐसा आपको पूछा जा सकता है, IIT जैम में पूछा जा सकता है, CUET-PG में पूछा जा सकता है। तो असर्शन उन्होंने क्या दिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काउंटर स्टेन विद सेफेराइन। इसका रीजन क्या पता है उन्होंने, प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स क्रिस्टल वॉयलेट रिटेंशन। पहले तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझने के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम स्टेनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मतलब जिन्हें ये नहीं पता है, जिनका कोर माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये डिपेंड किया, हमने ये डिसाइड किया है कैसे, उसके आउटर मेम्ब्रेन के, तो उसका आउटर मेम्ब्रेन है अगर पूरा का पूरा यानी कि 90% सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकॉन से ही बना होगा तो हम उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर उसका आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर 90 to 95% सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होगा तो हम उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अभी हम कह सकते हैं कि 40 to 50% क्या है, पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन, कह सकते हैं सेल वॉल है, सेल एनवेलप है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, आप ग्राम पॉजिटिव कब कहोगे, जब आउटर मेम्ब्रेन से पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होगा। ग्राम नेगेटिव कब कहोगे, पेप्टिडोग्लाइकॉन तो है लेकिन कम अमाउंट में है, बाकी के एलिमेंट्स भी है और एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऊपर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है उस पेप्टिडोग्लाइकॉन के ऊपर, तो आप उसे कहोगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम है जो उस साइंटिस्ट का नाम है हंस ग्राम, जिन्होंने स्टेनिंग निकाली थी। उन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया को पहले क्या उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट करके एक जो स्टेन है उस स्टेन से क्या किया था, बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, उस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया था, स्टेन किया था। पर उन्होंने क्या देखा कि जो स्टेनिंग है क्रिस्टल वॉयलेट, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकॉन किसमें ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। पेप्टिडोग्लाइकॉन, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकॉन में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग भी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल वॉयलेट क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव में अटक के रह गया। लेकिन ग्राम नेगेटिव में भी प्रेजेंट था, लेकिन जब उसे क्या किया हमने, डिस्टेन किया, यानी कि अल्कोहल से डिस्टेन कर दिया, तो ग्राम नेगेटिव में क्योंकि ऊपर से था तो वो निकल गया, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में एब्जॉर्ब हो चुका था तो उसे निकलना मुश्किल था। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, उसे काउंटर स्टेन किया, किसे, सेफरिन से। अभी पहले से ही ग्राम पॉजिटिव में क्रिस्टल वॉयलेट है तो वो सेफरिन को नहीं लेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव जैसे हमने उसे डिस्टेन कर दिया, अल्कोहल से ट्रीटमेंट दे दी, तो क्या हो गया, वो क्रिस्टल वॉयलेट से निकल गया, तो वो किसे लेगा, सेफरिन को लेगा। इसकी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा हमें वॉयलेट कलर के दिखते हैं। अगर आप देखोगे वॉयलेट कलर के दिखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव है हमेशा ग्रीन बोल रही, पिंक कलर के दिखते हैं, क्योंकि ये जो सेफरिन है वो पिंक, रेड, ऑरेंज कलर का होता है। तो आप इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो बैक्टीरिया है, मतलब जितने भी बैक्टीरिया है हमारे इस पूरे धरती पे, वो या तो ग्राम पॉजिटिव है या तो ग्राम नेगेटिव है। कैसे हमने डिसाइड कर लिया है, उसके आउटर मेम्ब्रेन से। अगर आउटर मेम्ब्रेन पूरा का पूरा या ज्यादा मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होगा तो उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर बहुत कम मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकॉन है, सेल वॉल अलग सा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव कहेंगे। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकॉन बहुत ज्यादा है तो उसका पहला वाला स्टेन वो क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, वो डिस्टेन नहीं होगा जल्दी। लेकिन जो हमारा ग्राम नेगेटिव है, ऑब्वियसली ऊपर सेल वॉल था, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा किसी भी चीज को, तो जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट था वो क्या हो जाएगा, डिस्टेन हो जाएगा। ये वापस से क्या हो जाएंगे, डीकलराइज्ड हो जाएंगे। और जब हम काउंटर स्टेन यूज करेंगे उसका आंसर वो क्या होगा, सेफरिन हो, कोई भी काउंटर स्टेन हो, वो उसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव वॉयलेट कलर का दिखता है, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर का दिखता है। ठीक है, तो अब इससे हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काउंटर स्टेन विद सेफरिन, जी हाँ ठीक है, वही मैंने आपको कहा कि काउंटर स्टेन सेफरिन से कर लेता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स क्रिस्टल वॉयलेट रिटेंशन। ये भी सही है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कहा कि आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल का बना होता है, वो क्रिस्टल वॉयलेट को अंदर एब्जॉर्ब होने का मौका नहीं देता। क्रिस्टल वॉयलेट अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, इसलिए तो उसने सेफरिन को ले लिया ना। अगर क्रिस्टल वॉयलेट एब्जॉर्ब हो चुका होता तो वो पिंक आता ही नहीं, कलर ब्लू वॉयलेट ही लिखता। तो इसकी वजह से हमारा आंसर आएगा ए, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए, यानी कि हमारा रीजन क्या कर रहा है, हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, सही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद करेक्टली मैच आपको करना है। मैं यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन आपको ऑप्शंस खुद बताने हैं। पहला हमारा आएगा मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस कौन है, मिथेनोकोकस है मिजोफिल। ठीक है, मिथेनोकोकस, सल्फोबोलस, ड्यूनेलिया, ये क्या सारे बैक्टीरिया है। आपको क्या बताना है, उसका ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन बताना है, यानी कि वो क्या मतलब हेलोफाइल, ज्यादा पीएच, ज्यादा सॉल्ट कंडीशंस में रहेगा, थर्मोफाइल, ज्यादा कह सकते हैं कि टेम्परेचर में रहेगा, ये आपको बताना है। तो जो मिथेनोकोकस का आंसर क्या आएगा, मिजोफाइल आएगा। जो हमारा सल्फोबोलस है वो क्या है, थर्मो एसिडोफाइल है, उसका आंसर आएगा सी। और जो हमारा ड्यूलेनिलिया है वो क्या है, हेलोफाइल। ठीक है, तो इसका आंसर मिथेनोकोकस का ए आएगा, सल्फोबोलस का सी आएगा, ड्यूलेनिलिया का बी आएगा। ठीक है, उसके बाद which pathogen causes gall formation by horizontal gene transfer to plant cells। ये आंसर बहुत इजी है, मुझे पता है। इसका आंसर आएगा एग्रोबैक्टीरियम टूमरफिशंस, क्योंकि यही क्या करता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करता है, यानी कि ऐसे जीन ट्रांसफर होगा और गॉल फॉर्मेशन भी होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, मतलब जिन्हें माइक्रो के फॉर्मूला पता है उनके लिए बहुत आसान है, जिन्हें पता नहीं उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताऊंगी ही। ये सॉल्व अगर आपको करना है तो आप इसे कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। हमें क्या ढूंढना है, पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। इकोलाई क्या है, इकोलाई का एक कल्चर दिया है उन्होंने, जो क्या करता है, डबल एवरी 30 मिनट्स, यानी उसका डबलिंग टाइम क्या है, 30 मिनट्स का है। ओडी उनका दिया है उन्हें, इंक्रीज फ्रॉम 0.25 to 2, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इतना उसका सेल नंबर पहले था, इतना सेल नंबर बाद में है। आपको बताना है जनरेशंस कितने ऑकर, मतलब इनके बीच में जनरेशंस कितने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, स्मॉल n, उसके बाद log ऑफ nt माइनस log ऑफ n0 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। तो हम सबको पता है log ऑफ 2 हमेशा क्या आता है, 0.301। ठीक है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा।
अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में पेपर दे रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो log 2 है उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, log ऑफ 0.301 ही उसका आंसर हमेशा आएगा, ठीक है। log ऑफ एंटी, एंटी क्या है, हमें वापस log ऑफ 2.0 लेना है माइनस log ऑफ 0.25 लेना है। तो इसके मैंने आंसर्स पहले से ही ले लिए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी देखने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसका ऑब्वियसली आंसर वही आएगा, log ऑफ 2 का 0.301 माइनस अभी 0.25 है तो इसको ऑब्वियसली क्या आएगा, माइनस ही आएगा। एक मिनट है, माइनस 0.602 आएगा इसका आंसर अपॉन 0.301। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, लगभग 0.903 आएगा डिवाइडेड बाय 0.301 और इसका आंसर ऑब्वियसली लगभग 3 के आसपास, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाय 3 हमेशा 3 ही आएगा तो इसका आंसर आएगा 3, यानी कि 3 जनरेशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो मैंने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाई हुई है, ये वीडियो में आपको पिन में दे दूंगी, वो एक बार देख लेना, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम है, गेट हो गया, IIT जैम हो गया, बार्क हो गया, इनमें सारे ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। मैं वापस बताती हूँ, हमने क्या किया है, लॉग लिया है किसका, जो हमारा ये है लास्ट ओडी है, ये हमारा जो आफ्टर टाइम जो हमारा कह सकते हैं ना कि आया है बैक्टीरिया का नंबर, वो डिवाइडेड बाय बैक्टीरियल कल्चर का नंबर, और जो हमारा पहला इनिशियल ग्रोथ था वो हमने लिया है डिवाइडेड बाय log 2 किया है। उसके बाद उसका हमने जो भी हमारे कह सकते हैं ना अमाउंट थे वो डाल दिए हैं, उनका log कैलकुलेट करना है, हमें log 2 कैलकुलेट करना है, log 0.25 कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेशन हमसे डाल दिए, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज इन्फेक्ट्स रिजल्ट्स इन, यानी एक फेज ने इन्फेक्ट कर दिया है, इमीडिएट लाइसिस नहीं हुआ है, प्रोफेज इंटरीगेशन हुआ, यानी कि उस बैक्टीरिया में उस फेज का क्या हुआ है, इंटरीगेशन हुआ है, यानी कि उसके डीएनए में वो उनका डीएनए मिक्स हो चुका है, और इम्यूनिटी मिली है उसे सुपर इन्फेक्शन से, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, सुपर इन्फेक्शन कहेंगे, क्योंकि डीएनए सेम हो गया है, डीएनए आप मतलब डीएनए लेवल पे वो जाके मिक्स हो गया तो सुपर इन्फेक्शन ही हो गया ना। अब हम उसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मतलब उस सेल का खुद का डीएनए भी क्या कह सकते हैं ना कि अगर डीएनए अगर आपने एक ही कर लिया तो आपने सुपर इन्फेक्शन के पास वो चला गया। तो आपको ये बताना है कि फेज मोस्ट लाइकली क्या है, उस फेज को आप क्या कहोगे, ठीक है। वायरुलेंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वायरुलेंट क्या होता है, लाइसिस होता है, और यहाँ पे इमीडिएट लाइसिस नहीं हो रहे हैं। डिफेक्टिव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि डिफेक्टिव वायरस है, मतलब वो क्या कर रहा है, कुछ तो गलत कर रहा है, इसलिए उसे हम डिफेक्टिव बोल रहे हैं ना। वो कह सकते हैं कि उसकी जो भी फंक्शनिंग है वो सही से नहीं हो रही, तो हम डिफेक्टिव कहते हैं। तो वो सही से क्या करेगा, इन्फेक्ट तो नहीं करेगा, तो डिफेक्टिव भी नहीं आया। तो ये दोनों भी आंसर्स सेम है, ठीक है। जो आप कहते हैं ना कि ये मैं बोल रहा हूँ आपको टेम्परेट और ये फिलामेंटस, ये दोनों भी कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन इस फिलामेंटस में भी सारी चीजें होती है, यानी कि इमीडिएट लाइसिस भी नहीं होता है, प्रोपेज का इंटरेक्शन भी होता है, इम्यूनिटी सुपर इन्फेक्शन भी मिलती है, लेकिन ये प्रोसेस अलग है, ठीक है। इसका आंसर आएगा टेम्परेट, आंसर आएगा बी। इस फिलामेंटस में भी यही सारी चीजें होती है, लेकिन प्रोसेस अलग है, उसकी साइकिल अलग है। ये साइकिल जो मैंने आपको पता ही है, वो साइकिल किसी आएगी, टेम्परेट की आएगी, ठीक है। इसका आंसर आएगा टेम्परेट फेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स वुड मोस्ट लाइकली टू पोजेस सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज बट लैक कैटालिज, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो एंजाइम्स करते क्या है। जो हमारा सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज है वो क्या करेगा, जो हमारा सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज है वो क्या करेगा, O2 का कन्वर्जन H2O में करेगा, यानी कि जो भी O2 फॉर्म होता है, यानी कि O2 अगर आपको ये समझिए कि O2 रेडिकल में फॉर्म हुआ है तो उसका कन्वर्जन वो किस में करेंगे, H2O में करेंगे, प्लस O2 में करेंगे, या H2O2 में करेंगे और O2 में करेंगे। वापस इस H2O को क्लीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए, ठीक है। तो
which organisms would most likely possess superoxide dimutase but lack catalyst? तो इसको ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? एरोटॉलरेंट एनारोब्स, यानी कि ऐसे एनारोब्स जो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसे उन्हें क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। उनमें जो भी ये तैयार हो चुका है फ्री रेडिकल, उस फ्री रेडिकल को क्या करना पड़ेगा? उन्हें कट डाउन करना पड़ेगा। उसे कैटालाइज, ऑब्वियसली उन्हें O2 की जरूरत नहीं है, O2 को फॉर्म नहीं करना है, तो कैटालाइज वो क्यों यूज करेंगे? H2O का वापस उन्हें O2 में कन्वर्ट, सॉरी मैंने O2 लिख दिया, ठीक है, उन्हें O2 का प्रिपरेशन करना ही नहीं, O2 की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनमें जो भी O2 फॉर्म हुआ है, रेडिकल O2 जो फॉर्म हुआ है जो उनके बायोकेमिकल प्रोसेस में, उन्हें कट डाउन करना है H2O2 में या बाकी किसी भी चीज में, ठीक है। तो उसके लिए वो सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेस का यूज करेंगे, लेकिन कैटालाइज ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों यूज करेंगे? इसलिए उसका आंसर आएगा एरोटॉलरेंट एनारोब्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर डिफरेंशिएट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम फर्मेंटेशन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन से अलग कर रही है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में भी ऑक्सीजन नहीं होता है। यूज ऑफ एनारोबिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों भी यूज करते हैं। यूज ऑफ ETC विथ नॉन ऑक्सीजन टर्मिनल एक्सेप्टर, ये है, क्योंकि ये कहाँ पे यूज ऑफ ETC कहाँ पे होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जहाँ पे जो टर्मिनल एक्सेप्टर है वो क्या होता है? नॉन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज नहीं होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइलिन, ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है जो क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट कैसे करेगा? ऑब्वियसली प्रिवेंटिंग अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग। आपको पता है अमीनो एसिड tRNA क्या है? ऐसा tRNA जो राइबोसोम में आके बाइंड करेगा और पेप्टाइड फॉर्मेशन का हेल्प करेगा, लेकिन टेट्रासाइलिन क्या करता है? मिमिक करता है इसे। अगर आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या करता है? मिमिक करता है किससे? अमीनो एसिड tRNA को, जिसकी वजह से जो सचमुच का अमीनो एसिड tRNA है वो आके जो भी हमारा राइबोसोम है उसमें बाइंड ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेप्टाइड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 13th, अ म्यूटेशन दैट इनएक्टिवेट्स सिग्मा फैक्टर सिग्मा 70 इन E. coli विल मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट, यानी कि जो सिग्मा 70 है वो किसे अफेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली हमें पता है सिग्मा फैक्टर किस कहाँ पे काम करता है? प्रोमोटर रिकॉग्निशन में। जो भी हमारा जितना भी हमारा RNA पॉलीमरेज, जितना भी ट्रांसक्रिप्शन है, हमें सब मतलब जो हमारा प्रोमोशन रिकॉग्निशन होता है वो किससे होता है? सिग्मा से होता है। तो यहाँ पे जो सिग्मा 70 है, इट वर्क्स फॉर हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है। तो उनके प्रोमोटर रिकॉग्निशन में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हमने क्या करते हैं? सिग्मा फैक्टर को इनएक्टिवेट कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स बाय प्रोसेस रिक्वायरिंग सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, यानी कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से अलग बैक्टीरिया में। उसमें हमें क्या चाहिए? एडिशनल एक एलिमेंट चाहिए। उस एडिशनल एलिमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, रेक ए प्रोटीन, इसकी जरूरत नहीं है, रिकॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है। ORIC, ठीक है, प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड में तो ORIC होगा ही, ठीक है। RNA पॉलीमरेज होता ही है, एज सच उसकी जरूरत नहीं है। एडिशनल सेल सेल कॉन्टैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एडिशनल सेल सेल कॉन्टैक्ट के लिए हमें चाहिए F पाइलस जीन्स, जो क्या करते हैं? F ब्रिज, आपने देखा होगा, ये होता है हमारे एक बैक्टीरिया, ये होता है एक बैक्टीरिया, उनमें एक क्या करते हैं? ब्रिज फॉर्म होता है। ये ब्रिज फॉर्म किसकी वजह से होता है? F पाइलस जीन की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? C, F पाइलस जीन्स आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following enzymes would be least active in the obligate anaerobes, मतलब anaerobes में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लीस्ट एक्टिव होगा? ऑब्वियसली पायरुवेट ऑक्सीडोरिडेक्टेज जरूरत है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जरूरत है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जरूरत है। जरूरत किसकी नहीं है? सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेस की। जैसे हमको कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन का हो गया, फ्री रेडिकल का हो गया, कट डाउन करता है। तो इसका ऑक्सीजन ही नहीं है तो इसका कट डाउन होगा कैसे?
इसकी जरूरत नहीं, और ये नहीं होता है, इसी की वजह से क्या होता है, वो कह सकते हैं कि एरोबिक एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उस ऑक्सीजन का करना क्या है उन्हें पता ही नहीं होता है। तो वो जो पता नहीं होता वो क्या होता है, उनके लिए एक बोझ होता है ऑब्वियसली। तो वो क्या करता है, उनके जितने भी काम है उसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से वो किल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज एंजाइम नहीं होता। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक्टीरियल स्पोरुलेशन द फोर स्पोर यानी कि जो स्पोर फॉर्म हुआ है एंड जो मदर सेल है वो डिफर करता है जेनेटिकली। आप बोलोगे जेनेटिकली, हाँ ठीक ये है, अगर आप देखा तो ये मदर सेल है जिसमें स्पोर्स फॉर्म हुए हैं, ये फोर स्पोर और ये मदर सेल में ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। क्यों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनमें डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है। म्यूटेशन की यहाँ पे कोई बात है ही नहीं, अनइक्वल डीएनए सेग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पे डीएनए इक्वली सेग्रीगेट होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। मदर क्या कर रही है, स्पोर फॉर्म करिए, अनइक्वल बोल रही हूँ, एक कह सकते हैं ना कि मतलब कंडीशंस ठीक नहीं है, इसलिए क्या कर रही है, वो स्पोर्स फॉर्म कर रही है, रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर्स फॉर्म कर रही है। तो उनमें क्या होता है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब ही नहीं है, वो दो अलग अलग सेल्स में होता है। तो ये कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट, अ कोएंजाइम यूनिक टू मेथानोजेनिक आर्किया is directly involved in terminal step of methane production from CO2 and H2. This coenzyme is structurally unrelated to coenzyme A or quinones. Functions as one carbon carrier. Identify it. ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, मतलब जिनका कोर माइक्रोबायोलॉजी नहीं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इतना सब कुछ आपको बताया है। एग्जाम में इतना आपको नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको ये कहेंगे विच कोएंजाइम इज यूनिक टू मेथानोजेनिक आर्किया। तो इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली कोएंजाइम एम। ठीक है, कोएंजाइम एम, तो इसका फुल फॉर्म है 2-mercaptoethanol सल्फोनेट। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, एक मिनट है बच्चों, अगर इसका आप देखोगे तो इसका आता है 2-mercaptoethanol सल्फोनेट। अरे आप वापस आएगा हमारा COM। ठीक है, तो ये क्या है, कोएंजाइम एम, ये काम क्या करता है, मिथेनोजेनिक आर्किया में मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो भी कब, टर्मिनल स्टेप में जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से जब मीथेन फॉर्म हो रहे होते हैं, तो टर्मिनल स्टेप में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कोएंजाइम एम की वजह से होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड है किससे, कोएंजाइम हमारा जो हम कह सकते हैं ना, जो हमारा क्लासिकल जो हमारा कोएंजाइम ए है उससे थोड़ा सा अनरिलेटेड है, क्यूनिनोन से भी अनरिलेटेड है। रिफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है, जो वन कार्बन कैरियर की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अमाइनो एसिड स्टार्वेशन। ठीक है, ड्यूरिंग अमाइनो एसिड स्टार्वेशन इन ई कोलाई, मतलब जब ई कोलाई में अमाइनो एसिड स्टार्वेशन कम होता है, accumulation of alerone leads to repression of rRNA synthesis. This alerone primarily responsible in synthesis is synthesized from GDP or GTP by real protein, मतलब real protein which molecule fits its description, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स इस डिस्क्रिप्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिप्रेशन में, आरएनए के रिप्रेशन में कौन हेल्प करता है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, ये दोनों भी हेल्प करते हैं। ये फॉर्म होता है जीडीपी से, ये फॉर्म होता है जीटीपी से, तो ये दोनों भी क्या करते हैं, एलेरोम की तरह फंक्शन करते हैं और जाके आरआरएनए को रिप्रेस करते हैं कि भाई अभी प्रोटीन हमें क्या करना है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का स्टार्वेशन हो चुका है, प्रोटीन हम नहीं बना सकते हैं, हमें अमाइनो एसिड बनाना है तो प्रोटीन सिंथेसिस करना बंद कर दो। ठीक है, ये एलेरोम कहाँ कैसे फॉर्म होगा, इससे और इससे फॉर्म होगा। ये जो जीपीपी है किससे फॉर्म होता है, जीडीपी से, और ये किससे फॉर्म होता है, जीटीपी से। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, इसमें एक फॉस्फर यानी एक पी अलग ज्यादा है, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following
Taxa does not belong to domain bacteria but is often confused due to prokaryotic organization। यानी कि जितने भी आपको दिए हुए हैं ये क्या है, हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में तो नहीं, मतलब ये प्रोकैरियोटिक तो है लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में नहीं ले जा सकते। तो इसका आप आंसर बताओ। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोबैक्टीरियम ये कहाँ पे आता है, आर्कीबैक्टीरिया में आता है। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन टेक्सा उसका अलग अलग है, वो बैक्टीरिया में हम नहीं लेते क्योंकि ये क्या करते हैं, ज्यादातर हाई मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, विच ऑर्गेनिज्म फीचर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का आयोनाइड सेंसिटिविटी होती है नहीं, ये रेजिस्टेंट होते हैं आयोनाइड को। एक मिनट, सेंसिटिव नहीं होते लेकिन रेजिस्टेंट होते हैं। कैनेडा अल्बिकन्स ये बायोफिल्म्स तैयार करते हैं। बायोफिल्म फॉर्मेशन में कैनेडा अल्बिकन्स का काम होता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करते हैं, जी नहीं, ये प्रोड्यूस करते हैं माइकोबिलिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है ये मेथिसिलिन को रेजिस्टेंट नहीं, सेंसिटिव है। मेथिसिलिन को ये सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस या रिजोनाइड को रेजिस्टेंट है, सेंसिटिव नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कैनेडा अल्बिकन्स ही आएगा। ठीक है, उसके बाद डिप्थेरिया टॉक्सिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सारे बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। लेकिन प्राइमरीली क्या अफेक्ट करते हैं, आपको ये बताना है। प्राइमरीली किस चीज को अफेक्ट करते हैं, प्राइमरीली अफेक्ट करते हैं ट्रांसलेशन को। यानी कि ये डायरेक्टली किसे इनहिबिट करते हैं, ट्रांसलेशन। एक तो ट्रांसलेशन केस में को कहा था कि टेट्रासाइलिन क्या करता है, मिमिक करता है किसे, हमारा जो अमीनो एसिड टीआरएनए से मिमिक करता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं किसे इनहिबिट करते हैं, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, विच वायरस यूटिलाइजेस CD4 प्रोटीन। अब CD4 से ही आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, HIV वायरस के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि CD4 ही क्या है, उसका प्राइमरी रिसेप्टर है फॉर होस्ट एंट्रीज। यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे D पे, HIV एड्स वायरस, क्योंकि यही क्या करते हैं, CD4 को एज अ प्राइमरी रिसेप्टर की तरह लेते हैं। फिर करेक्टली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल अंडर ऑस्मोटिक स्ट्रेस। तो इसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको एक मैच द फॉलोइंग में दिया था, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आपने वो ध्यान से देखा होगा। तो इसका आंसर आएगा ड्यूनेलिया सेलेनिया। ठीक है, ये क्या है, हाईली सॉल्ट लेक्स हो गए या जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट होता है ना, वहाँ पे आपको मिलता है ड्यूनेलिया सेलेनिया। कहा था कि वो क्या है, सॉल्ट कंडीशंस में हेलोफाइल्स में मिलता है। तो उस मतलब बाहर इतना ज़्यादा सॉल्ट है तो उससे क्या करना है, उन्हें बैलेंस करना है। तो वो क्या करते हैं, ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना है। तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए वो क्या करते हैं, ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आपको कमर्शियली ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन करना है तो आप किसे यूज कर सकते हैं, ड्यूनेलिया सेलेनिया को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विच पेयरिंग ऑफ डिजीज एंड कॉजेटिव मॉलिक्यूलर एजेंट इज करेक्ट। ऑब्वियसली अल्जाइमर्स डिजीज प्रियॉन्स नहीं, ये मैड काउ डिजीज आता है। मैड काउ डिजीज हीमोग्लोबिन नहीं, सिकल सेल एनीमिया अमोइलॉइड नहीं, अल्जाइमर्स डिजीज अमोइलॉइड। अमोइलॉइड यानी कि हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो क्या है, इरेग्युलर है या नॉन फंक्शनल है, या कह सकते हैं कि मतलब जो जरूरत नहीं है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है हमारी मतलब जिनका अल्जाइमर डिजीज उनके ब्रेन में फॉर्म होता है, उसी हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अमोइलॉइड कहते हैं, जिसके वजह से अल्जाइमर डिजीज होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सब डिविजन ऑफ प्रोपियोबैक्टीरिया into alpha, beta, gamma and delta and epsilon
क्लासेस इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन डिफरेंसेस इन, यानी कि आपको ये बताना है कि प्रोटीबैक्टीरिया कितने सारे जो क्लासेस है वो किसकी वजह से है। ऑब्वियसली अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया है उनका जो भी डिवीजन है वो किसकी वजह से होता है, 16S rRNA सीक्वेंस की वजह से होता है। तो अगर आपको पता होगा कि हर बैक्टीरिया का 16S rRNA सीक्वेंस अलग अलग होता है, अगर वो सीक्वेंस सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही स्पीशीज के हैं, एक ही डिवीजन के हैं। अगर उनका सब डिवीजन अलग अलग है तो हम क्या कहेंगे, 16S rRNA सीक्वेंस अलग अलग है। तो आपको ये बताना है कि ये यूकैरियोट्स में क्या होता है। अगर प्रोकैरियोट्स में 16S है तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि यूकैरियोट्स में ऐसा क्या होता है जो दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट डाउन करना है और आपको ये भी बताना है कि आपको अगला जो भी कह सकते हैं कि सॉल्विंग चाहिए या आपको अगला जो भी प्रैक्टिस सेशन चाहिए वो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं उस पर क्या करूँगी, क्वेश्चंस बनाऊंगी जिसके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैंने गलती से कुछ भी गलत बोल दिया हो इस पूरे मतलब बताने के फ्लो में, अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसे करेक्ट जरूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।